आज हम बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित अंग्रेजी मॉडल पेपर के सेक्शन ए को देखेंगे, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के। यह पूरा पेपर 5 भागों में बटा होगा, जिसमें कुल 37 प्रश्न होंगे 80 नंबर के। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। सेक्शन ए 20 नंबर का है। इसमें जो पहला प्रश्न है वह पैसिव वॉइस से संबंधित है। पैसिव वॉइस से संबंधित कुल 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। मैंने यहाँ पर एक इजीली डायग्राम बना दिया है। अगर आपने इस डायग्राम को याद कर लिया तो आपको 5 में से 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, यह एक डायग्राम याद करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने का पैटर्न याद रखना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारा काम मैंने कर लिया है। अब हम पैटर्न को समझते हैं। एक्टिव वॉइस में होगा क्या, हरी हैज़ राइटन अ पोएम। हरी सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ पोएम ऑब्जेक्ट है। हर हमेशा सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वह पहले आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। यहाँ पर अ पोइम एक है, इसीलिए वापस हमने हैज का उपयोग किया। अगर यहाँ पर पोइम्स होती, प्लूरल होता, तो हमें हैव का उपयोग करना पड़ता। यहाँ पर हैज और हैव के अलावा और किसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज का उपयोग किया, क्योंकि यहाँ पर अ पोइम सिंगुलर है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आपको यह सारी चीज़ें याद नहीं करके सिर्फ वो डायग्राम याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म ही लगा दी। उसके बाद बाय लगा दिया और हरी का हरी। ये पैटर्न आपको याद रखना है। सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। सिंगुलर हो तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। अब हम सारे प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, हरी हैज़ राइटन अ पोइम। देखिए, हमें सिर्फ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की पहचान करनी है। यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो मैंने यहाँ पर यह जो डायग्राम बनाया है हेल्पिंग वर्ब का, वह एक्टिव वॉइस का है। आपको उत्तर इन हेल्पिंग वर्ब में से मिल जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करना है। जैसे कि हैज और हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैं ये। तो यहाँ पर जो हैज दिया है उसका उत्तर कौन सा होगा, बीन वाला। यहाँ पर देखिए उत्तर में पहले विकल्प में कहीं पर भी बीन लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। वॉज राइटन में भी गलत हो गया। अब यहाँ पर है हैज़ बीन राइटन और हैड बीन राइटन। मैंने कहा था टेंस में हैज और हैव 2 ही हेल्पिंग वर्ब होंगी, क्योंकि ये हैज वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट का है, ये होगा ही नहीं। तो हमारा सीधा उत्तर सी राइट हो जाएगा और एक में से एक नंबर हमें मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है, आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। अब यहाँ पर देखिए आर कहाँ पे है, ये रहा आर। तो जो हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बीइंग वाला। अब हम देखते हैं, इधर देखिए अपने विकल्प की ओर। यहाँ पे देखो इज प्लेड में बीइंग नहीं लिखा हुआ है, ये गलत है। सेकंड जो विकल्प है इज बीइंग लिखा हुआ है, यह हमारा उत्तर हो सकता है। थर्ड देखिए इसमें है ही नहीं बीइंग लिखा हुआ, चौथे में भी नहीं है। तो अब हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो बी उत्तर है वो बिल्कुल राइट है। हमें कहीं दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस डायग्राम से पूरा काम हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, ही किल्ड अ स्नैक। यहाँ पर देखो जब भी वर्ब के अंत में ईडी लगा हो
और किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जैसे कि इज, एम आर, वॉज, वर, विल, सेल आदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही। सिर्फ एक ही टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट। तो यहाँ पर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका उत्तर कौन सा होगा? सिर्फ वाज और वर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर बीन और बिंग को हमें नहीं देखना है, सिर्फ वाज और वर को देखना है। यहाँ उत्तर देखिए, विकल्प इज किल्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि वाज वर नहीं है, ये भी नहीं है इज बीइंग किल्ड। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज किल्ड और वॉज बीइंग किल्ड। हमें बीइंग वाला नहीं देखना है, मैंने कहा सिर्फ वॉज और वर चाहिए अपन को। तो जो हमारा उत्तर है वह क्या है? सी हमारा उत्तर परफेक्ट राइट है। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन यूर आंसर बुक। ये किससे संबंधित है? टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित है। यहाँ पर जो 3 प्रश्न एक्टिव वॉइस के थे वो विकल्प वाले थे, बाद में 2 प्रश्न और आएंगे एक्टिव वॉइस के, तो टोटल 5 प्रश्न हो जाएंगे। इसी तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के भी 5 प्रश्न आएंगे, कुल 5 नंबर के। अगर आपने यह जो डायग्राम है मैंने बनाया है जिसे आपने याद कर लिया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें 5 में से 5 आएंगे, लेकिन इसमें 5 में से आपके 4 या 3 नंबर 100% आएंगे, क्योंकि मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये छाट के बनाया है। कोई और प्रश्न इनसे आ सकता है, लेकिन 90% प्रश्न इसी डायग्राम से आएंगे। तो हम अब इस डायग्राम के अनुसार इसे हल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की पहचान तो हमें करनी है, लेकिन साथ में हमें ये जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें हमें सेंटेंस के अंदर ढूंढना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज, ऑफ्टन, डेली, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखे होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य बातें, जैसे कि हमें पता है कि 1 और 1 2 होते हैं। इस तरीके से के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वभौमिक सत्य। जो भी सत्य चीज़ें हैं वह सब यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाती हैं। अगर कोई सत्य घटना आ जाए तो वह कौन से टेंस की होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। अब हमें ये पता पड़ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें क्या करना है? एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किसके साथ लगाना है। तो अब आ जाइए आप नीचे। यहाँ पर एस जी का मतलब होता है सिंगुलर, पी एल का मतलब होता है प्लूरल। नाउन जितनी भी होती हैं अर्थात संज्ञाएं, उनमें अगर एस लग जाता है तो वो क्या हो जाती हैं? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब के अंदर एस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर वर्ब। इन दोनों का सीक्वेंस अलग अलग है। अगर प्लूरल देखो, अब ऊपर तो बॉयज़, बॉय क्या है? सिंगुलर है। जैसे ही नीचे एस लगा दिया बॉयज़, तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। अब यहाँ पर देखो एस लगाने से वर्ब सिंगुलर थी, जैसे ही एस हटा दिया वर्ब क्या हो गई? प्लूरल होगी। यानी नाउन और वर्ब का एक दूसरे से उल्टा रिलेशन है, इतना ध्यान रखना। सिंगुलर होगी तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा, प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है। अब हमारी यहाँ सत्य बात देखिए, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये सत्य बात है। अब वाटर कितने हैं? एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर एस लगाना है। तो सीधा हमें देख लीजिए एस वाली वर्ब कौन सी है? ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये बॉयल्स है, सी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बॉयल्स। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने इसे हल कर लिया।
अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। द थीप escaped बिफोर द पुलिस अराइव्ड। यहाँ पर क्या है, बिफोर लगा हुआ है। अब बिफोर के लिए देखिए यहाँ पर ये बिफोर ये रहा। बिफोर से पहले क्या है, परफेक्ट टेंस है, और बिफोर के बाद कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने डायग्राम में बनाया है उसे एक बार देख लीजिए। इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं करना है। परफेक्ट टेंस में के अंदर क्या होगा, या तो हैज या हैव होगा, या फिर हैड होगा, या विल हैव या शेल हैव होगा। लेकिन अधिकतर जो परफेक्ट टेंस होगा वह पास्ट का ही होगा, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए विकल्प में, यहाँ पर हेड वाला कौन सा है, सिर्फ डी है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो हमारा डी सीधा उत्तर हो गया, परफेक्ट टेंस। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तरुण स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे भी है और व्हेन भी है। व्हेन तो ये रहा और यस्टरडे ये रहा। यस्टरडे आ जाने का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। मैंने बोला था आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर यस्टरडे के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म मीट, मेट, मेट, तो ये मेट सेकंड फॉर्म है। तो यह जो वाक्य है वेन के इधर वाला वो कौन सा है, सिंपल। देखिए यहाँ पे वेन के इधर वाला कौन सा टेंस है, सिंपल, तो बराबर है सिंपल। तो वेन के इस साइड कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस टेंस है, ये कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो आगे कौन सा होगा, पास्ट का ही होगा कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में कौन सा होगा, वॉज स्टडीइंग, वॉज। इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, स्टडीज ये प्रेजेंट सिंपल के लिए, और विल फ्यूचर के लिए। तो हमारा जो पहला विकल्प है ए वह बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। हिज सन डैश 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 गो टू स्कूल डेली। डेली देखिए कहाँ आ रहा है, डेली ये रहा, डेली डेली आया, इसका मतलब कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हिज सन यानी उसका पुत्र एक जने के लिए है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें सबसे पहले एस या ईएस देखना है। जिसके भी वर्ब के अंत में ओ आ जाए उसके साथ में क्या लगेगा, ईएस। तो ये ईएस लगा हुआ यहाँ पर देखिए, ये रहा गोज। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। ट्राई हार्ड एंड वन डे यू डैश 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 गेट सक्सेस इन फ्यूचर। अब फ्यूचर किसकी पहचान है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन फ्यूचर, इन 2025 आगे के ईयर आ रहे हैं। तो ये समझ लो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। उसके साथ हमें क्या करना है, सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए गॉट कोई काम का नहीं है, हैव गॉट कोई काम का नहीं है, गेट्स कोई काम का नहीं है। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल की, तो यही 100% राइट है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही यहाँ पर हमें पहचान कर ली। अब हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्नों को। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल। अब हम मॉडल को देखते हैं। मॉडल से रिलेटेड दो प्रश्न हैं, जिसमें यहाँ पर पीछे कोष्टक दिया होगा। बस आपको उस कोष्टक के अंदर जो शब्द लिखा है उसकी पहचान करके आपको मॉडल का विकल्प चुनना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सारे मॉडल दिए हुए हैं, उनकी पहचान इधर साइड में मैंने लिख दी है। बस आपको ये डायग्राम पूरा याद कर लेना है और 2 नंबर आपके पक्के। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना के लिए कौन सा है, मैं। तो हमारा पहला जो मॉडल है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट डज रेन टुडे। अर्थात देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। अब बादल हैं
तो वर्षा हो सकती है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आकाश में बादल होंगे तो स्वाभाविक है वर्षा हो सकती है, एक चांस बनता है। तो उसके लिए क्या है? मैं। तो हमारा जो पहला उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं। अगर ऐसा होता, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में किसी भी तरह के कोई बादल नहीं है, इट डैश डैश रेन टूडे, अब आकाश में बादल है ही नहीं तो वर्षा होने की संभावना तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम संभावना है, तो संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी। तो उसकी जगह पे हम प्रयोग करते हैं माइट। मे का जो पास्ट है वो क्या होता है? माइट। रिमोट पॉसिबिलिटी अर्थात क्षणिक संभावनाएं, बिल्कुल ही कम संभावनाओं के लिए हम माइट का उपयोग करते हैं। अब देखिए नीचे, टू ड्राइव अ व्हीकल यू डैश डैश हैव अ लाइसेंस, किसी भी वाहन को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। बिना लाइसेंस के हमें गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। हमें इसके तहत हमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है, जिसमें दंड का प्रावधान है। उसके लिए क्या है? मस्ट। कहाँ पे? मस्ट। ऑब्लाइगेशन। ऑब्लाइगेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? मस्ट भरना है। यहाँ पर अनिवार्य है। अगर हमारे पास यह चीज़ें नहीं होंगी तो हमें दंड मिलेगा, कारावास होगा या फिर हमें जुर्माना भी लगेगा। उसी के बदले में हम सूड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सूड से क्या होगा? वहाँ पर किसी तरह का हमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, जुर्माना नहीं होगा, जेल नहीं लगेगी। वहाँ पर भी चाहिए, जैसे कि हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, यह अनिवार्यता है, उसके बिना हमें दंड मिलेगा। लेकिन सूड में भी चाहिए, जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वहाँ पर भी ऑब्लाइगेशन है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का कोई दंड नहीं है। अगर हम बड़ों का आदर नहीं भी करते हैं तो हमें कोई किसी तरह का कोई सरकारी दंड नहीं है। इसके अलावा जैसे कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन नहीं उठते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें दंड नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हम सूड का उपयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें दंड है, कारावास है, जुर्माना है और जो वास्तव में नियम बना हुआ है, वहाँ पर हमें मस्ट का उपयोग करना है। अब हम थोड़े से मॉडल कोर्स देख लेते हैं। कैन का प्रयोग कहाँ पे करना है? प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू, पावर आदि के साथ में कहाँ पर करना है? कैन का प्रयोग। अगर पास्ट का पूछे तो यहाँ पर जैसे कि प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या होता है? एबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा होगा प्रेजेंट एबिलिटी या प्रेजेंट कैपेसिटी, तो कैन। पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी लिखा है तो कूड, क्योंकि कैन का पास्ट टेंस क्या होगा? कूड। तो हमें इस तरीके से इसे समझ लेना है। दूसरा, अगर सिर्फ लिखा हुआ है एबिलिटी तो इन दोनों में एक ही ऑप्शन होगा, या तो कैन लिखा होगा या कुड लिखा होगा, क्योंकि उसने भी नहीं बताया प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो इन दोनों में से फिर एक ही होगा। मैं का प्रयोग मैंने बता दिया आपको, संभावना के लिए, परमिशन और विश के लिए। माइट क्षणिक संभावना के लिए। मैंने सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही लिए हैं जो बोर्ड की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मस्ट बहुत ही आईएमपी है, ये नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, श्योरिटी और सर्टेनिटी है। इसके लिए मस्ट का प्रयोग करना है। सेल और विल, ये प्रॉमिस, इंटेंशन, थ्रीट, इनके लिए सेल और विल का प्रयोग करना है। यह आप पूरा एक बार इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बताऊंगा, आपका टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। अब हम देखते हैं वुड की तरफ। वुड क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन के लिए वुड का उपयोग होगा। यह रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए मैं का भी प्रयोग होता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ जाए पोलाइट रिक्वेस्ट IMPI है, उसके लिए वुड का प्रयोग होगा। अगर पास्ट हैबिट, जैसे कि मैं बचपन में नदी में जाया करता था या नदी में नहाया करता था, तो बचपन में या पूर्व में जो कोई काम हमने पास्ट हैबिट किए हैं, जैसे कि मुझे पहले पिक्चर देखने की बहुत आदत थी या मैं पिक्चर देखा करता था,
अक्सर मैं रविवार को पिक्चर देखा करता था। तो हमारा एक पास्ट क्रियाकलाप है, उसके लिए हमें क्या करना है, वुड का उपयोग करना है। शुड और आउट टू ये बिल्कुल सरल ही है, ये एडवाइस सजेशन, इसमें कोई दंड देने का प्रावधान नहीं है। नीड नॉट का मतलब है हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें रविवार को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट कंपलसरी। डेयर नॉट का मतलब है साहस नहीं है, जैसे कि मुझे मेरे गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, डेयर नॉट। लैक ऑफ करेज, लैक का मतलब क्या होता है, कमी, तो उस समय डेयर नॉट का प्रयोग करना है। मस्ट नॉट का मतलब है प्रोहिबिशन, मनाही है। मस्ट नॉट IMP है, प्रोहिबिशन अर्थात मनाही है। जैसे कि आपको बिना टिकट पिक्चर हॉल में जाने की परमिशन नहीं है। आप बस में बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते, देयर इज अ प्रोहिबिशन टू ट्रैवल विदाउट द टिकट्स। ओके। यूज्ड टू ये भी पास्ट हैबिट के लिए उपयोग होता है, और वुड भी पास्ट हैबिट के लिए उपयोग होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। मॉडल से संबंधित 2 प्रश्न हैं, दोनों हम इस डायग्राम से हल कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई आए, सिर्फ आपको ये डायग्राम एक बार देख लेना है तो आप आसानी से इसे कर लोगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे पास है पैसेज। पैसेज से संबंधित आपके पास 5 प्रश्न आएंगे, 1 2 3 4 5। इन 5 प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने मेरा ऐप बनाया, नीचे लिखा हुआ ये रहा, डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है क्लास 10 टीना मेहता करके। आप इस क्लास 10 टीना मेहता लिख के सर्च करोगे, मेरा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पैसे से संबंधित पूरा डायग्राम डाल दिया है, कैसे वहाँ पर आपको कौन कौन सी मीनिंग वगैरह हैं आपके उपयोग में आएंगी। आपने अगर सिर्फ इन मीनिंगों को समझ लिया, जैसे कि वॉट मीन क्या, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हु किसके लिए है, हु का प्रयोग किसके लिए हो है, तो आप इन पैसेज को आप हल कर सकते हैं आसानी से। आपके पास पैसेज 1 2 3 पैसेज आपके आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। आप बिना किसी ज़्यादा मेहनत के आप पैसेज में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं और अच्छी रैंक आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं पैसेज की तरफ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। आपको पूरा पैसेज एक बार समझ लेना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इजी टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे पेपर हल करना है। व्हाट इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पर लिखा है कि हमें जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमें पहली लाइन में ही मिल जाएगा या दूसरी लाइन में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विच 2 टाइप ऑफ पावर हैव बीन मेंशन हियर। तीसरी जो ये यहाँ पे नंबर भले 2 हैं या 3 है, ये दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर हमें दूसरी या तीसरी लाइन में मिल जाएगा। चौथे प्रश्न का ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें तीसरी या चौथी लाइन में मिल जाएगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर और छठे प्रश्न का उत्तर हमें इस पूरे के पूरे पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास ये पहले 1 2 और 3 प्रश्न, इन तीनों के उत्तर तो हमें, जैसे पहला प्रश्न है पहली लाइन और दूसरी लाइन में मिल जाएगा इसका उत्तर, दूसरे का दूसरी और तीसरी लाइन में, चौथे का चौथी और पांचवी लाइन मिल जाएगा, और पांचवें और छठे प्रश्न का उत्तर या चौथे और पांचवें प्रश्न का उत्तर हमें इस पूरे पैसेज में से ढूंढना है। तो ये 3 प्रश्न तो सरल होंगे आगे वाले, लेकिन इन 2 प्रश्नों में आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अब जैसे कि व्हाट इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यहाँ सीधा लिखा हुआ ये रहा, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। जो पहला प्रश्न है तो हमें यहाँ पर पहली लाइन में उसका उत्तर मिल गया, 1 में से 1 नंबर पूरा। विच 2 टाइप ऑफ पावर हैव बीन मेंशन्ड हियर, यहाँ देखिए, द मसल्स पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। तो देयर आर 2 पावर है, कौन कौन से हैं, एक तो मसल्स पावर है और एक ब्रेन पावर है। मसल्स पावर एंड ब्रेन पावर, ये हमारे पर 2 पावर की बात यहाँ पर की गई है। अब हम देखते हैं, हु आर जनरली अनसिविलाइज्ड। देखिए यहाँ पर जनरली दोज विथ मसल्स पावर आर अनसिविलाइज्ड, यहाँ पर सीधा का सीधा लिख दीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। बस सही होना चाहिए, आपको उस संबंधित लाइन को लिख लेना है, क्योंकि मैं अगर आपको यहाँ पे डीप में जाऊँगा आपका 1 घंटा इस पैसेज में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरे 20 प्रश्नों को सॉल्व करना है और इजी तरीके से आपको भी फटाफट 20 में से 20 नंबर आपके आ जाए। इस तरीके से करने के लिए मैं आपको थोड़ा
स्पीड से चल रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे साथ ताल को बनाए रखिएगा। अब हम देखते हैं इसको, चौथे को। यहाँ पर क्योंकि आपका सीक्वेंस है 2 से 6 की तरफ, इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस में गड़बड़ हो रही, क्योंकि यहाँ पर पहला नहीं है, क्योंकि यह 2 से 6 नंबर के प्रश्न है। वहाँ पर भी बोर्ड की परीक्षा में भी आपके पास इसी तरीके से आएगा क्वेश्चंस 2 से 6। तो यहाँ पर ये प्रश्न भले 2 है, लेकिन ये पहला है, इसका दूसरा है, तीसरा ऐसा, पर लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस अलग है। तो हुआ जनरली हो गया, हु स्नैच द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हु का मतलब होता है कौन। हु से जितने भी प्रश्न आएंगे वह सब किसी इंसान या जानवर से संबंधित होंगे, जो सजीव हैं उनसे संबंधित होंगे। जैसे कि हु आर जनरली अनसिविलाइज्ड, माने असभ्य लोग कौन होते हैं। दोज हु बिलीव इन मसल्स पावर, जो कि शारीरिक या मांसपेशियों की शक्ति में विश्वास करते हैं, वो सब क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये है किसी इंसान के बारे में। तो हमें यहाँ जो भी हु का उत्तर मिलेगा, हमें या तो किसी सजीव या किसी जानवर के बारे में ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए पांचवा, हु स्नैच द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कौन छीन लेते हैं। यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है, ये लाइन आपको बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि आपने अगर इसमें से लाइन से कर लिया, देखो लाइन, आप क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे उत्तर को, थस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। आप इतनी लाइन लिखोगे और आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु का मतलब कौन। आपको जवाब लिखना है किसके बारे में, कौन लोग हैं जो सभ्य लोगों के अधिकार और जो लोग कानून का पालन करते हैं उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। तो वे कौन से लोग हैं, पीपल विथ मसल्स पावर। ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अधिकारों को छीन लेते हैं। हमें ये उत्तर लिखना था। अतः आपने क्या किया, यहाँ यहीं से लाइन लिख दी, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो आपके जो प्रश्न हैं उनको इसी लाइन में उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी थोड़ी वोकेबलरी अच्छी हो तो आप सारे पैसेज इजीली हल कर सकते हो। यहाँ पर देखो, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। फाइंड या फाइंड आउट, पता करो। कहाँ से, फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, जो लास्ट प्रश्न होगा वैसा ही होगा। अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, एयोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वोकेबलरी के बारे में पूरी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप पैसेज इजीली हल कर सकते हो। जितनी वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, आप पैसेज आसानी से हल कर लोगे और आपको पैसेज में से पूरे नंबर मिलने के 100% चांसेस हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। यहाँ पर थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गई है, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। प्रश्न है, मिस्टर पंकज भट्ट इज टीचिंग इंग्लिश। मैंने आपको पहले बता दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय लग जाएगा और हमारा पैसिव बन जाएगा। जैसे कि मिस्टर पंकज भट्ट पीछे चला गया, इंग्लिश एक ही है, इंग्लिश यहाँ पर आ गई, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए ईज लग गया। ईज लगा है तो इसके साथ में क्या लगेगा, देखो ईज के साथ में क्या लगेगा, बिंग लगेगा, तो हमने यहाँ बिंग लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीच टॉट टॉट, टॉट लगा दिया। उसके बाद बाय लगा दिया, मिस्टर पंकज पर। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से सिर्फ हमको डायग्राम को देख कर नकल करनी है, तो हमें नंबर मिल जाएंगे इजीली। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर देखिए रूल्स बहुवचन है, लेकिन फिर भी क्या है, शुड लगा हुआ है। शुड के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करनी है। लेकिन करना क्या है, देखो शुड के लिए क्या है, यहाँ पे विल, शैल, शुड, सबके साथ हमें बी लगाना है।
विल, शैल, शुड, कैन, कुड, जितने भी मॉडल हैं, और विल शैल आ गई अंदर हेल्पिंग वर्ब ये भी, तो उनके साथ हमें बी लगाना है। तो दो ट्रैफिक रूल्स आगे आ गया, यू है पीछे चला गया। अगर बाय यू आप नहीं भी लिखते तो भी यहाँ पर चलता, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। लिख दिया तो भी राइट है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द ट्रैफिक रूल्स, शुड का क्या है, शुड आ गया। उसके बाद हमें देखो यहाँ पैसिव वॉइस में बी लगा दिया, और फॉलोड का क्या हो गया, फॉलोड ईडी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। और बाय यू, ये जो यू है यहाँ पर इधर आ गया ऑब्जेक्ट में। अगर आप नहीं लिखते हो बाय यू तो भी चलता, तो भी राइट था हमारा उत्तर। इस तरीके से हमने इजीली पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। तो कृपया करके आप यह डायग्राम याद कर लें, आपको 5 में से 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारे पास है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अर्थात नरेशन। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही हार्ड टॉपिक है। इसमें से आपके लिए 3 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, लेकिन अगर हमने इसे सावधानी से देख लिया तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। बस हमें करना क्या है, बिल्कुल सावधानी से एक बार देखना है, समझना है, और थोड़ा सा हमें याद भी करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि राम सेड टू सीता, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। उसके बाद आई एम अ प्लेयर, यू आर अ टीचर एंड ही इज़ एन एक्टर। इस तरीके से सेंटेंस लिखा होगा। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। देखो इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, उसके उधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाला जो वाक्य है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। यहाँ पर 2 जने बातें कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, कोई एक अकेला भी हो सकता है। और किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इन लोगों के बारे में। यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हमें वास्तव में समझना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमें इसको समझना है, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना है एक बार तो। उसके बाद हमें क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ही देखना है। बाकी सारा काम इजी हो जाएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट को। यह किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यह रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब है, और यह रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इनको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पीछे का सेंटेंस होगा वह पूरा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे पर्सन, हमारे पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट, कौन से हैं ये, रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ पर आएंगे ये आई एम यू ही सी इट दे, इस सेंटेंस के अंदर इधर वाले भाग में आएंगे। तो यहाँ पर जो भी आएंगे ये सब्जेक्ट, उनको हमें कैसे बदलना है, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमें बदलना है। कैसे, अगर आई और वी आ जाए, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, तो इन्हें किस में बदलना है, सब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो किस में जाएगा ये, सब्जेक्ट में। तो आई को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम, राम हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हम आई को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, ही में। अब देखिए यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है,
यू। यू को किस में बदलेंगे, सेकंड पर्सन को, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, सीता। यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यू कहाँ है, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। सीता कौन है, एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आता है, सी आता है, तो हम यू की जगह क्या लगा देंगे, सी। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन को, ही सी ईट और दे। थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, तो हमारा जो यहाँ पर ही दिया हुआ है वो ऐसा का ऐसा हमें लिख देना है। यहाँ पर कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और टेंस बदलना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पूछ करके फिर से देखिए, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम टोल्ड सीता, ये इसी का ही है। यहाँ पर डायरेक्ट है और मैंने उसे इनडायरेक्ट में बदला है। देखिए इसे, राम सेड टू सीता, तो सेड टू की जगह क्या लिख देना है अपन को, टोल्ड। राम का राम आ गया, सेड टू का टोल्ड में बदल दिया हमने, सीता का सीता लिख दिया। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है उन्हें हटा देना है और उसकी जगह हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है। लेकिन सभी वाक्यों में हमें दैट नहीं लगाना है, इसे हम अभी बाद में देखेंगे। दैट लगा दिया, उसके बाद देखो आई क्या था, फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम एक लड़का है, तो लड़के के लिए ही आएगा, तो हमने आई की जगह पे क्या कर दिया, ही कर दिया। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, डेट के बाद हर हमेशा जो पहला होगा वह स्मॉल लेटर होगा, यहाँ पर एच कैपिटल नहीं करना है और यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर का उपयोग करना है। ही हो गया। अब यहाँ पर टेंस देखिए, यह आई एम अ प्लेयर, यहाँ पर एम प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को किस में बदलना है, पास्ट में, तो एम की जगह क्या लिख दिया हमने, वॉज लिख दिया। फिर अ प्लेयर का प्लेयर, फिर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सीता में, तो सीता लड़की है, लड़की के लिए सी, तो हमने क्या कर दिया, सीता के लिए सी। आर प्रेजेंट का है, आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें प्रेजेंट टेंस किस में बदलना है, पास्ट में, तो हमने आर की जगह क्या लिख दिया, वाज लिख दिया, क्योंकि सी सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर यू क्या था, प्लूरल था। जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। एंड ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी भी नहीं बदलता है, तो हमने ही का ही रहने दिया। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदली है, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, उसकी जगह हमने क्या कर दी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, और वाक्य को पूरा का पूरा लिख दिया। इस तरीके से हमें इजीली 1 नंबर प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमें एक और चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है शॉर्टकट में, आपको सिर्फ समझ लेना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। डू डज आ जाए तो डीड लगा देना है। इज एम आर आए तो वाज वर कर देना है, जैसे कि यहाँ पर किया, देखो ये एम की जगह हमने क्या किया, ये एम की जगह हमने वाज या वर में से कोई एक लिखा। आर की जगह देखो, आर की जगह ये हमने क्या लिखा है, वॉज लिखा, ये लिखा। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है जो हैव आ जाए तो हेड कर देना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। वाज या वर, देखो अगर इज एम आर आए तो वाजवर करना है, अगर वाजवर आ जाए तो हेड बिन कर देना है। यहाँ पर सीक्वेंस है, देखो ये यहाँ से यूं, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या हो रहा था, कैन के साथ बी लग रहा था, कैन बी, विल बी, सेल बी। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होगा, कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। एक्टिव से पैसिव जाते समय तो हमें बी लगाना है,
लेकिन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय हमें पास्ट में चेंज करना है। कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास कई तरीके के वाक्य होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर छांट लिए हैं इस डायग्राम में। देखिए, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरिव। तो एजर्टिव सेंटेंस होंगे वह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। इसी तरीके से वाक्य होंगे, वो क्या होंगे? एजर्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक होंगे। अब प्रश्नवाचक भी दो तरीके से, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस वे होते हैं जैसे कि जो इज, एम, आर, वाज, वर से स्टार्ट होते हैं और उनका उत्तर हर हमेशा यस और नो में मिलता है। जैसे कि क्या आप खाना खाते हैं, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? हाँ और ना में। क्या आप फिल्में देखते हैं, इसका उत्तर क्या मिलेगा? हाँ और ना में। तो ये जो प्रश्न होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनका उत्तर यस और नो में मिलेगा। और एक प्रश्नवाचक है, प्रश्न दूसरे होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इनके उत्तर हमें कोई न कोई नाउन या कोई अदर चीज़ें हमें मिल सकती हैं। जैसे कि आप क्या खाते हो, तो जैसे कि उत्तर आ गया आम खाते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ न कुछ जैसे कि नाउन वगैरह का हमें उत्तर मिलता है, तो वो प्रश्न क्या कहलाते हैं? WH वर्ड वाले कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। दूसरे हैं इम्पेरेटिव, इसमें आदेश होता है, सलाह, प्रार्थना आदि के भाव इसमें होते हैं। ऑप्टेटिव के अंदर इच्छाबोधक होती है, इच्छा होती है, जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि वह लंबा जिए, मैं आशा करता हूँ कि वह खुश रहे, एक तरह की इच्छा है। और इम्पेरेटिव में क्या आदेश होता है, जैसे कि आपको ये काम करना है, मैं आपको वहाँ जाने की आज्ञा देता हूँ, आप मेरे लिए 2 गिलास पानी लाइए। इस तरीके के वाक्य क्या होते हैं? इम्पेरेटिव। ये हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। और है एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक वाक्य। इसमें क्या होगा कि एक विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है वाक्यों में, जिसे हम आगे देखेंगे। अब मैंने बताया था आपको रिपोर्टिंग वर्ब। वैसे तो रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे देखना है, लेकिन मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके अनुसार यहाँ पर लिया है सेड और सेड टू को। सेड और सेड टू को यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब भी आती हैं, जिसका मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा है। देखिए, मैं आपको बोर्ड के पुराने पेपर बता रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, सेड, 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 सेड और सेड टू, ये टू लगा हुआ है, ये तो 17 का है। ये देखिए फिर प्रश्न सेड, सेड, सेड टू। इसलिए मैंने सारे जो भी प्रश्न लिए हैं वह सेट 2 पर आधारित ही लिए हैं, और आपको दूसरी चीज़ें ध्यान भी नहीं रखनी है क्योंकि आज तक कभी पूछी नहीं है। अब हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सेड या सेड टू आ जाए, सेड आ जाए तो सेड का सेड हमें रहने देना है। अगर सेड टू आ जाए तो हमें क्या बदलना है? यहाँ पर रिप्लेस लिखना था, एल यहाँ पर मिस हुआ है, रिप्लेस। ठीक है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है। किसमें? एजर्टिव वाक्यों में। अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या करना है हमें? इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो सेड टू को हमें आस्क्ड में बदलना है, और सेड टू इसको भी हमें आस्क्ड में बदलना है। सेड को भी और सेड टू दोनों को हमें आस्क्ड में बदलना है। WH वर्ड आ जाए तो भी हमें आस्क्ड में ही बदलना है, इतना ध्यान रखना। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इसमें सेड और सेड टू को इन भावों के अनुसार बदलना है। जैसे अगर आदेश दिया हुआ है तो ऑर्डर, कोई सलाह दी हुई है तो एडवाइस, कोई प्रार्थना की है तो रिक्वेस्ट, और कोई मनाही की है तो फॉरबेड। जैसे कि प्रार्थना की है, किसी से आपने प्रार्थना की है, जैसे कि
कृपया आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। आपने किसी से प्रार्थना की है तो उसके लिए क्या आएगा, रिक्वेस्ट। ऑर्डर दिया है, आप मेरे लिए 2 गिलास पानी लाइए, ऑर्डर दिया, तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा। सेड और सेड टू की जगह पे आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और उसके अनुसार इन शब्दों को प्रयोग में लेना है। यहाँ पर रिप्लेस का मतलब होता है सेट टू की जगह पे हमें इन शब्दों को लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, विस्मयबोधक चिन्ह, जैसे कि यहाँ पे इच्छाबोधक देखिए, ऑप्टेटिव, इसमें सेड और सेड टू की जगह विश्ड, ब्लेस्ड और कर्स का प्रयोग करना है। जैसे कि विश्ड का मतलब होता है अच्छा, ब्लेस वरदान, और कर्स का मतलब है श्राप देना किसी को। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करना है, सेड और सेड टू की जगह में क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, जॉय और सरप्राइज। ये मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके बोर्ड की परीक्षा के अनुसार इतने पर्याप्त हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इसका प्रयोग हमें करना है। कहाँ कहाँ करना है मैंने पीछे बता दिया है। जैसे कि हमें दुख है तो सोरो के लिए, जॉय है तो खुशी के लिए, और सरप्राइज है वो आश्चर्य के लिए। अब हमें जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो उस इन्वर्टेड कॉमे के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ एजर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाएंगे वहाँ पर हमें डेट लगाना पड़ेगा। अगर इंट्रोगेटिव है वहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर लगाना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से है वहाँ पर हमें डब्ल्यू एच वर्ड का वर्ड ही रहने देना है और सेंटेंस को चेंज कर देना है। इम्पेरेटिव है वहाँ पर टू लगा देना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। ऑप्टेटिव है वहाँ पर हमें विश्ड, ब्लेस्ड या कर्स का प्रयोग तो करना ही है, और कनेक्टिव हमें डेट लगा देना है, जिसे हम आगे और समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी में भी क्या करना है, डेट ही लगाना है। तो हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एजर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इनमें हमें कनेक्टिव के रूप में डेट लगाना है। इम्पेरेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब में इफ़ या वेदर, और डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखना है। इसलिए यह डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ़ या वेदर, और इम्पेरेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नकारात्मक है तो यहाँ नॉट टू भी हो जाएगा फॉरवर्ड में। ठीक है, अब हम आगे हमारे एग्जाम्पल को देखते हैं। इस डायग्राम को, वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा समझ लीजिएगा ताकि आपको आसान लगे, और इसे नोट भी कर दीजिएगा। ये सारे के सारे नोट्स मैंने मेरे ऐप में भी डाल दूंगा। मेरा ऐप है प्ले स्टोर पे, क्लास 10 टीना मेहता। आप वहाँ से इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके अंदर देख सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन इसमें 4-5 दिन और लगेंगे ऐप को पूरा अपडेट होने में। अब हम आगे अपने प्रश्नों की तरफ देखते हैं। ये जो पेपर है मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि सेट टू का प्रयोग है उसके अनुसार लिया है कि हमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रश्न नंबर 9। द ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय, काइंडली हेल्प मी। अब काइंडली का मतलब होता है दयालुता के साथ या प्रार्थना की है, हेल्प मी। जैसे कि ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत ने एक लड़के से कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो उसने क्या किया, प्रार्थना की है बच्चे से। वो बूढ़ी हो चुकी है तो उसने उससे मदद मांगी है, प्रार्थना मांगी है। तो हमें यहाँ समझना है, तो हमें सेड टू की जगह क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड कर दिया। द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड। मैंने अभी बोला था द बॉय का द बॉय। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, तो हमें काइंडली, प्लीज आदि वाक्य को हटा देना है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखना है, टू लिखना है। हेल्प का हेल्प। अब देखिए यहाँ पर मी एक ऑब्जेक्ट है आई का, मी
तो मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन में आएगा। फर्स्ट पर्सन को किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ओल्ड वुमन, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या आएगा, सी। सी का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हर, तो हमें यहाँ पर हर का प्रयोग किया पजेसिव में। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। इनडायरेक्ट में भी सेड का सेड हमने रहने दिया, डेट का या इन्वर्टेड कोमा हटाया, डेट का डेट लिख दिया। द अर्थ इज राउंड, पहला अक्षर टी है, कैपिटल है, तो हमें स्मॉल लिखना है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, एक सार्वभौमिक सत्य बात है, तो हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं बदलना है, ऐसा कैसा लिख देना है, बस इन्वर्टेड कोमा हमें हटा देना है और डेट लगा देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राम सेड अलास, यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे कि ये विस्मयबोधक चिन्ह है, अर्थात ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें बस ये विस्मयबोधक चिन्ह को देखना है, यही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है और उसके अनुसार हमें प्रयोग करना है। राम सेड, तो सेड की जगह क्या लिख देना है हमें, राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो अलास। अलास किसे बताता है, दुख को। यहाँ देखिए, ये दुख को बताता है, ये हुर्रे, ये हमें खुशी को बताता है, जॉय को। ओह, ये किसे बताए, सरप्राइज को। तो यह जो दो तीन चीज़ें हैं जिसे हमें सावधानी से काम में लेनी है ताकि हमें पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। और कनेक्टिव डेट लगा देना है इनमें। तो यहाँ पर देखिए, अलास ये दुख को बताता है, यहाँ लिखा हुआ ये रहा, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, उसकी जगह हमने यहाँ पर डेट लगा दिया। माई है, माई, माई देखो यहाँ पजेसिव है, राम के लिए माई है। माई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, माइन। तो माई फर्स्ट पर्सन राम है, तो राम कौन है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या हो जाएगा, हीज। माई का जो चेंज होगा वो किस में होगा, हीज में। तो हीज हाउस, ईज की जगह हमने वाज लिख दिया, ऑन फायर का ऑन फायर। बस हमें सिर्फ थोड़ा सा समझना है, इसके बाद आपको अंग्रेजी में कोई रोक नहीं सकता है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं पूरे के पूरे पेपर को। और आपको इस 20 प्रश्न में से आपको अगर आपने थोड़ा समझ लिया ना, तो आपको 18 से 19 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आपको ऐसा लगे कि मुझे कहीं तकलीफ है, तो आप मुझे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या और मेरे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 10 टीना मेहता करके। आपको 5 से 10 दिन के अंदर उसमें समस्त तरह के कंटेंट आपको अंदर मिल जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।